सो दोस्तों, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हम जानेंगे कि गॉस थ्योरम क्या होती है और हम उससे किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं और इसकी डेरिवेशन कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। सो चलिए प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गॉस थ्योरम की डेफिनेशन क्या है। गॉस थ्योरम की डेफिनेशन ये है कि दैट इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface enclosing a charge is equal to 1 upon epsilon naught times the magnitude of the charge enclosed. सो ये जो लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया है मैंने, इसका मतलब क्या है, तो इसको सबसे पहले हम लोग तोड़ देते हैं छोटे छोटे स्टेटमेंट्स में और जानते हैं इसका मतलब क्या है ताकि हम लोग इसको ईजिली समझ पाएँ। अब आप जानिए कि इसका स्टेटमेंट क्या है। देखिए, इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि किसी भी सरफेस से निकलने वाली जो कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है ना, and its surface that particular surface should be closed and that closed surface is enclosing a charge। ठीक है, इस सरफेस में एक चार्ज इंक्लोज हो रखा है और मतलब कोई भी एक ऐसा सरफेस है जिसमें कोई भी एक ऐसा क्लोज्ड सरफेस है जिसमें कोई चार्ज इंक्लोज हो रखा है, तो उससे निकलने वाली जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इंक्लोज। मतलब 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कितना उसने चार्ज, उस क्लोज सरफेस ने चार्ज को इंक्लोज कर रखा है। चलिए इसको समझते हैं। अब आप यहाँ पर ही देखिए कि यहाँ पर आपने एक चार्ज क्यू बीच में इंक्लोज करा हुआ है। ये एक आपका स्फीयर है। अब इस स्फीयर से निकलने वाली फ्लक्स अगर आपसे कोई पूछ दे तो क्या होगी, तो एज पर गॉस थ्योरम वो फ्लक्स होगी कि उसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका सिंपल सा मतलब यही होता है गॉस थ्योरम का। अगर ये एक क्लोज्ड बॉडी है, ठीक है, दिस इज़ अ क्लोज्ड सरफेस, अगर हमसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस जिसके अंदर हमने चार्ज क्यू को इंक्लोज कर रखा है, तो उसका जवाब क्या होगा। उसका जवाब होगा कि टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्रेशन जानते हैं। इसका एक्सप्रेशन क्या है। इसका टोटल एक्सप्रेशन आपके सामने यह भी लिखा हुआ है कि फाई दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस एंड विच इज़ अल्टीमेटली इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपका गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये मैंने आपको पहले ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में पढ़ा दिया था कि ये पार्ट जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इट इज़ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस। यहाँ पर ये जो आप पहला पार्ट देख रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बोला, दैट इज़ बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। ठीक है, जो ये अगला पार्ट है जो फाई आपका बराबर है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द गॉस थ्योरम। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि गॉस थ्योरम को हम यूज़ क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, ये जो सिंपल सी चीज़ है ना जो लिखी हुई है कि फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कैसे काम आएगी। सो पिछले पार्ट में आपने देखा कि ये जो इतना पार्ट है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, और जो अगला पार्ट है दैट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो ये पार्ट और ये पार्ट कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये फाई को हम हटा देते हैं। आपकी अल्टीमेट स्टेटमेंट क्या हो गई, दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर गॉस थ्योरम। और यहाँ पर आपको कई वेरिएबल्स पता होते हैं जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर पाते हैं। अब हम समझते हैं कि हमें गॉस थ्योरम को प्रूव कैसे करना है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये एक स्फीयर है। स्फीयर का सेंटर कहाँ पे है, ओ पे है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सेंटर पे एक चार्ज क्यू रख दिया है और हमने एक छोटा सा पोर्शन इस स्फीयर का, एक स्मॉल पार्ट, अगर इस स्फीयर का सरफेस एरिया एस है, अगर इस स्फीयर का सरफेस एरिया एस है तो हमने एक छोटा सा स्मॉल पार्ट डी एस यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। ठीक है, अब ये डी एस पे हमने वेक्टर साइन लगाया बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग आवर एरिया वेक्टर, और ये हमने इस सरफेस के नॉर्मल हमने इसको शो किया है। अब हमें ये निकालना है कि इस क्यू चार्ज की वजह से, जो कि ओ पॉइंट पे सिचुएटेड है, इस पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड्स होगी, क्योंकि हम जो टेस्ट चार्ज लेते हैं, जो भी चार्ज लेते हैं, यहाँ पर आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे आपका जो चार्ज अंडर कंसिडरेशन है। सो जो ये चार्ज अंडर कंसिडरेशन है, ये इस चार्ज पर, जो कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ लगाएगा बिकॉज पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, या हम कह सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ सर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की
वैल्यू क्या आती है, ये तो आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा होगा कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर Q1 तो Q है और जो Q2 है वो आपका 1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं उसको, मतलब Q टाइम्स 1 अगर मैं यहाँ लिखता तो इट विल बी अल्टीमेटली बिकमिंग इक्वल टू Q ओनली। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाई 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब मैंने यहाँ पे आर कैप क्यों लगाया है, बिकॉज आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर हैज़ अ डायरेक्शन। तो आर कैप आपको ये बताता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी दैट विल बी अलोंग द रेडियस, ठीक है, जिस लाइन पर हम ये अपना चार्ज अंडर कंसिडरेशन को अपने टेस्ट चार्ज से जोड़ते हैं। खैर, यहाँ पर मैंने आर कैप को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब यहाँ पर आपका जो इनफाइनाइटली स्मॉल फ्लक्स है जो कि इस छोटे से एरिया से गुजर रही होगी, दैट विल बी गिवन बाय ई डॉट डी एस। ये तो आपकी बेसिक सी डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ पर आप ई की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, जो आपने ई की वैल्यू निकाली है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिए। तो आप रखने के बाद देखेंगे कि डी फाई का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी एस। यहाँ पर ये दोनों है वेक्टर की फॉर्म में। अभी इसको हम एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड करके क्या आता है, ये हमारा पोर्शन ऐसे ही रहता है, Q अपॉन आर स्क्वायर ऐसे ही रहता है। अब हमारा होता है वेक्टर ए डॉट बी, क्या होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड क्या है 1, बिकॉज दिस इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ आर। सो इसका मैग्नीट्यूड है 1, इसका मैग्नीट्यूड है एरिया के बराबर, जो स्मॉल एरिया आपने कंसिडर करा है दैट इज डी एस। अब दोनों के बीच का एंगल क्या है कॉस थीटा, सॉरी कॉस 0। यहाँ पे 0 दिखा रहा है, 0 क्यों, क्योंकि डी एस भी बाहर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है अलॉन्ग द रेडियस, तो दोनों के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पर आप देखिए, इसको हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं और हम जो हमारी छोटी जो फ्लक्स की वैल्यू है दैट इज़ 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर डी एस। वाई, बिकॉज 1 टाइम्स डी एस इज डी एस ओनली, जो कि मैंने यहाँ पे सिर्फ डी एस कर दिया है, कॉस 0 इज़ ऑलरेडी 1, तो ये 1 और ये 1 चला गया और ये डी एस बचा है जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें टोटल फ्लक्स को निकालना है। तो टोटल फ्लक्स कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन अभी भी रहेगा। यहाँ से हम लोग अपने कांस्टेंट पोर्शन को बाहर निकालेंगे। हमारा कांस्टेंट पोर्शन क्या है, 1 इज कांस्टेंट, 4 इज कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, जो चार्ज हमने सेंटर पे रखा है वो भी कांस्टेंट, और रेडियस ऑफ स्फीयर ऑब्वियस सी बात हमें पता होगा तो वो भी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अभी हम लोगों ने दैट मीन्स इस पोर्शन को, इस पोर्शन को हमने बाहर निकाल लिया है, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। तो ये जो चीज़ होती है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, मतलब छोटे से एरिया को अगर आप पूरा इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा ना। तो यहाँ पर ये सरफेस का जो पूरा एरिया दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सरफेस, जो कि मैंने यहाँ लिखा है दैट इट इज़ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर, दैट मीन्स अंडर कंसिडरेशन, जो कि हमारा है स्फीयर। अब यहाँ पर आपके स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4πr स्क्वायर। दैट मीन्स इसकी जगह आपने ये वैल्यू यहाँ पे रख दी है। यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4π से 4π कट गया, हम बचे किसके साथ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ। तो यहाँ पर जो आपकी फ्लक्स है जिसको हम कैलकुलेट कर रहे थे दैट फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर जो Q है वो आपका है चार्ज जो कि आपकी बॉडी ने इनक्लोज करा हुआ है, और एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट होता है जिसको आप एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको डाल सकते हैं, मैं इसका आंसर ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।